हेलो, माई सेल्फ श्याम। भारत के भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम देख रहे थे भौतिक स्वरूप आखिर इसका किस प्रकार से है, और आज हम इसमें देखेंगे माउंटेन्स अर्थात पर्वत। पर्वतों की स्थिति भारत में मुख्यतः देखा जाए तो उत्तरी रूप में ही दिखाई देती है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ही यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे हिस्सों में पर्वत नहीं है, बिल्कुल दूसरे हिस्सों में अर्थात दक्षिण भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में चहुं और पर्वतों की स्थिति देखी जाती है। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो यहाँ पर हिमालय जैसी स्थलाकृति यहाँ पर पर्वतों के रूप में मुख्य रूप से पाई जाती है। हालांकि पुरातन काल में अरावली जैसी श्रृंखला भी यहाँ पर विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान में यह समाप्त प्राय हो चुकी है। ठीक है, अब हम बेसिकली यहाँ पर बात करें पर्वतों से पहले तो हम ये देख लेना चाहते हैं कि आखिर भारत में किस भू आकृति की स्थिति कितने प्रतिशत में है। तो यहाँ पर हमें इस पाई चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि मैदान लगभग 43.2%, पठारों की स्थिति है 27.7%, पर्वतों की स्थिति है 10.5% और पहाड़ियाँ जो है वो 18.6%। सीधे तौर पर प्रश्न आए कि भारत के अंदर पर्वत कितने प्रतिशत भाग को कवर करते हैं, तो सीधे तौर पर प्रश्न आने पर हम इसका आंसर दे सकते हैं कि 10.5% भाग पर पर्वत हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में भौतिक विभाजन, यदि हम भारत की भूमि की बात करें तो इसका भौतिक विभाजन किस प्रकार से है। तो मोटे तौर पर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और यह मूल रूप से हिमालय की ही स्थिति है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान, जो कि यहाँ इन पर्वतीय क्षेत्रों से लाई हुई नदियों के तल छट के जमाव के कारण ही, इन मलबों के जमाव के कारण ही इनका निर्माण हुआ है, और बहुत ज़्यादा कैसा है, उपजाऊ है कृषि के दृष्टि से। इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो कि क्या है, बहुत पुराना है, आदि समय का है। ठीक है, आदिम समय का है, बहुत पुराना है, कठोर है और लगभग स्थायी है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद देखें तो तटीय मैदान की स्थिति है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय स्थिति लिया हुआ है और इस वजह से यहाँ पर 3 और तटीय मैदान है। और यदि हम 5वें भाग की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न द्वीप समूह भी है। ठीक है, विभिन्न द्वीप समूह भी है, और इस तरीके से यहाँ पर प्रमुख रूप से 5 कितने, प्रमुख रूप से 5 यदि हम बात करें तो यहाँ पर भौतिक विभाजन हो सकता है। ठीक है, भारत की यदि हम बात करें तो अब यदि हम बात करें यहाँ पर पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम देखते हैं तो मुख्य रूप से हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो संरचनाएं हैं वो यहाँ पर आती है। इसके यदि क्षेत्रफल की हम बात करें तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र को धारण किया हुआ है, और लंबाई 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की यदि हम बात करें तो पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब मोटे तौर पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से पूर्व की स्थिति में है, ये यहाँ पर ट्रांस हिमालय हुआ। ठीक है, इसके बाद मुख्य हिमालय, जो कि हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर इस तरीके से, भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की टक्कर होने के वजह से यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी स्थित है। हालांकि ये समूचा जो तंत्र है, यह समूचा जो तंत्र है ये हिमालय की उत्पत्ति से ही संबंधित है। फिर भी हम इसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में। हम पहले भाग के रूप में देखते हैं ट्रांस हिमालय, इसका दूसरा नाम है क्या, तिब्बत हिमालय। अब ये मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो मोटे तौर पर यह है लद्दाख और तिब्बत, इन दोनों स्थानों में ही पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हमने कर दिया तिब्बत हिमालय। यदि प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि तिब्बत हिमालय निम्न में से कौन से हिमालय को बोला जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं उसे ही तिब्बत हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और यह सबसे उत्तरी प्रदेश है, हिमालय से भी उत्तर में स्थित है, जो मुख्य हिमालय है उससे भी उत्तर में है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर में है, और उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह स्थित है। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर इस तरीके से यह स्थित है। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि
जो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई उसके पश्चात इसका जो निर्माण सेडिमेंट्री जो जोन था वो ऊपर उठने से हुआ। अर्थात जिस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति टेथी सागर से हो रही थी, तो एक तरफ तो हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, उससे पहले जो वहाँ पर अवदाब पड़ा, दाब पड़ने के कारण जो सेडिमेंटेशन प्रक्रिया हुई, ठीक है, जो तल छट पहले से जमे हुए थे उनका ऊंचा उठने से इस ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पूर्व की अवस्था में माना जाता है, हिमालय से भी पहले की अवस्था इसकी मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई अधिक है। ठीक है, मुख्य जो हिमालय है उसकी ऊंचाई अधिक है और इस कारण से यह जो क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, यह शुष्क पाया जाता है वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण। यह ट्रांस हिमालय है और यहाँ पर मुख्य हिमालय है, तो यहाँ से आने वाली जो पवनें हैं, ठीक है, चाहे मानसून की पवनें हैं या दूसरी प्रकार की जो वर्षा पवनें होती है, वो यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती। इस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है ये शुष्क रह जाता है वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण। इस वजह से यहाँ की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, शुष्क प्रकार की है और यहाँ वनस्पति का लगभग अभाव देखा जाता है। पूरी तरीके से यहाँ पर वनस्पति का अभाव देखा जाता है, यह हमें गौर कर लेना है। यहाँ पर इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति है। यदि हम बात करें तो यह किस प्रकार की अवस्थिति लिए हुए है, यह ट्रांस हिमालय है। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, यह जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये काराकोरम है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है और यह कैलाश श्रेणी है। मुख्यतः लद्दाख श्रेणी ही यहाँ पर आकर के ये कैलाश श्रेणी का निर्माण करती है। और कैलाश श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील है, बहुत ही फेमस झील है और अनेक भारतीय जो है वो हर वर्ष तिब्बत में जाकर के यहाँ के दर्शन करते हैं, यहाँ की धार्मिक यात्रा करते हैं। ऐसा मानते हैं कि हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव का जो वास है उस कैलाश पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यह जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, पार हिमालय की श्रेणियां हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो मुख्य हिमालय है ये मुख्य हिमालय है और ये पूरा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक एक कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है। ठीक है, और यहाँ पर अक्ष संघीय मोड़ होने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में इस क्षेत्र में हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर रेंज आ जाती है और यहाँ ये टर्न कर जाती है, मुड़ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें नामचा बरवा में, नामचा बरवा के पश्चात यहाँ पर टर्न हो जाता है, अक्ष संघीय मोड़ आ जाता है और मोड़ आने के बाद यहाँ पर यह जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ है, ठीक है, उनके रूप में नीचे की ओर चले जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अराकान योमा होते हुए अंडमान निकोबार तक इसकी विस्तार, किसका, हिमालय का विस्तार जो है वो अंडमान निकोबार तक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो मध्य जो हिमालय है, जिसे लेजर हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं, वो सतत नहीं है। ठीक है, कटा फटा है, सतत नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो यदि हम बात करें इसकी, ये शिवालिक है, अपेक्षाकृत नया है। ठीक है, ये लगातार तीनों जो सीरीज है वो पैरेलल है, समानांतर रूप से तीनों सीरीज पाई जाती है और इनकी निर्माण की जो अवस्थाएं हैं, इनकी जो उत्पत्ति की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग कालखंड में है। इस वजह से यहाँ पर इनकी स्थिति, और यदि हम बात करें इन चट्टानों की जो ऊंचाई है, इन पर्वतों की जो ऊंचाई है, ये जो जिन चट्टानों से निर्माण हुआ है उनकी स्थिति भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार से है। इनका समय जो है वो भी अलग अलग है। आगे हम इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैप में इस तरीके से यहाँ पर इनको देखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पार हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, उसकी तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं। तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं जिसमें पहला है काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम जो श्रेणी है, इस श्रेणी की मुख्य विशेषता क्या है, इसे उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो काराकोरम जो श्रेणी है, यह पश्चिम में पामीर की जो घाट है,
जो मध्य एशिया में स्थित है, पामीर की घाट से लेकर के कैलाश श्रेणी तक सतत रूप से पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो यह सबसे ऊंची श्रेणी में शामिल है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, यदि कहीं पर गब्बर ने यह प्रश्न आपसे पूछ लिया कि अरे ओ कालिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है रे, तो क्या जवाब देगा कालिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी सरदार माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या जिसका नाम दूसरा है K2 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। ये हमें याद कर लेना है। तो गब्बर और कालिया की ये बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी याद करना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में यहाँ पर ये जो काराकोरम श्रेणी है वो बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियाँ यहाँ पर विद्यमान है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यह है ही। इसके अलावा हम आगे यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहीं पर ही हम देख ले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यहाँ पर हिमालय श्रेणी में ही है। हम सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट, आगे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो K2 है यह श्रेणी कहाँ पर है, लद्दाख में है, और वर्तमान में POK में स्थित है, जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर में। ठीक है, उस वहाँ पर POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये श्रेणी अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है, और यहाँ पर बहुत सारे जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वो पाए जाते हैं, जैसे कि बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालवोरो और सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद जानते हैं हम, और 72 किलोमीटर ये सबसे बड़ा हिमनद है, ये हमें पता होना चाहिए। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची स्थान है जहाँ पर युद्ध किया। ठीक है, हम सब जानते हैं सियाचिन के बारे में। और सियाचिन हिमनद जो है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सियाचिन हिमनद है उससे नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। और जो इस नुब्रा नदी की जो घाटी है, क्योंकि नदी किसी घाटी में होकर के निकलेगी, इस नुब्रा नदी की जो घाटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो यह क्या है कि 3 भुजाओं वाली घाटी है, 3 भुजा इसमें निकली हुई है, जैसे तिराया होता है। ठीक है, जैसे तिराया होता है उसी तरीके से इस घाटी में भी 3 भुजाएं निकली हुई है, और यह है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी आएगी, इन दोनों के बीच में यह श्रेणी स्थित है, 3 भुजाओं वाली। प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, बताओ ऐसी कौन सी घाटी है जो कि 3 भुजाओं वाली है, तो आंसर क्या आएगा, नुब्रा घाटी, 3 भुजाओं वाली घाटी, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें देखते हैं, और इस घाटी का प्राचीन जो नाम है वो डुमरा है। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो घाटी है डुमरा, किसका प्राचीन नाम है, नुब्रा घाटी का प्राचीन नाम डुमरा है, और इसका अर्थ होता है फूलों की घाटी। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर फूलों का उत्पादन किया जाता है ग्रीष्म काल में, सर्दियों में तो यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, हम सब जानते हैं। और एक और विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता इसकी, कि भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी घाटी में पाए जाते हैं, नुब्रा घाटी में ही यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये पूरा क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये हम पहले ही यहाँ पर जान चुके हैं। 1 कुबड़ वाले ऊंट राजस्थान में और दूसरे स्थान में जैसे गुजरात में यहाँ पर मिल जाते हैं, आसानी से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 2 कुबड़ वाले ऊंट नुब्रा घाटी में ही मिलेंगे भारत के अंदर। दूसरा है हमारा लद्दाख श्रेणी, सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी दक्षिण में स्थित है, किसके, काराकोरम के, और यह लद्दाख श्रेणी ही आगे जाकर के कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। लद्दाख श्रेणी आगे जाकर के कैलाश श्रेणी में मिल जाती है, और कैलाश श्रेणी कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है, और यहाँ पर मानसरोवर झील है, पूछ ले मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है, कैलाश श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। एक और विशेषता, खरदुंगला जो एक दर्रा है, ठीक है, दर्रे क्या होते हैं, यहाँ पर लगातार रूप से जो पर्वतों की श्रेणियाँ होती है, यहाँ पर बंद रास्ते होते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन दर्रों एक ऐसा रास्ते प्रदान करते हैं जो कि एक स्थान से यहाँ पर एक साइड से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो उन दर्रों की स्थिति भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर खरदुंगला नाम का जो दर्रा है वो शोक घाटी और नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। तो सिंधु नदी घाटी है उसको शोक और नुब्रा नदी घाटी से जोड़ता है, कौन सा, खरदुंगला दर्रा, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि काराकोरम तथा
लद्दाख श्रेणी के मध्य एक सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख पठार। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है, जो कि कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार है। फिर क्वेश्चन बन सकता है, कितने प्रश्न बन सकते हैं यहां पर देख लो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, भारत का ऐसा पठार जो अंतर पर्वतीय पठार हो, लद्दाख का पठार। कौन कौन से? काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी दोनों के मध्य, काराकोरम और लद्दाख दोनों के मध्य स्थित है कौन सा? लद्दाख पठार, और सबसे ऊंचा पठार है भारत का। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। शुष्क मरुस्थलीय परिस्थिति रहती है, हम सब जानते हैं। एक और विशेषता यहाँ पर देखी जाती है कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर भी मीठे पानी की झील तो मिलेगी मिलेगी, हम सब जानते हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर लवणीय अर्थात खारे पानी की झील भी मिलती है। वैज्ञानिक बड़े अचरज में पड़े कि आखिर इतनी ऊंचाई पर वहाँ पर कोई समुद्र आसपास नहीं है, दूर दूर तक समुद्रों की स्थिति नहीं है, आखिर वहाँ पर लवणीय झीलें अर्थात खारे पानी की झीलें कैसे मिली? और कौन कौन सी है? जैसे कि पोंगोंग सो है, सो मुरीरी, इनका नाम ध्यान कर लेना है कि वहाँ पर स्थित लवणीय झीलों के नाम बताइए, सो मुरीरी और पेंगोंग सो। आखिर में यह ऐसा कैसे हो गया कि वहाँ पर लवणीय झीलें मिली? तो वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च करी और बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तब बाद में जाकर के इसकी पुष्टि भी हो गई थी कि टेथीज नामक जो सागर था जिनसे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई, उस सागर के कुछ हिस्से यहाँ पर उन अवशेषों से ही ये लवणीय झीलों का निर्माण हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो टेथीज सागर जिनसे बना था, क्या हिमालय बना था, टेथी सागर से हिमालय बना था, उसके अवशेष के रूप में कुछ लवणीय झीलें प्राप्त होती है जिसे पेंगोंग सो और सोमुरीरी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की झीलें भी वहाँ पर प्राप्त होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तीसरी है जास्कर श्रेणी, जो कि इन पार हिमालय में सबसे दक्षिण में है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख और तीसरी जास्कर श्रेणी। अब ये सबसे दक्षिण में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कामेट। पूछा जा सकता है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट है। ठीक है, और यह उत्तराखंड तिब्बत की श्रेणी में स्थित है और इसी श्रेणी के मध्य में से सिंधु नदी घाटी स्थित है। लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और ये जास्कर, इन दोनों के मध्य ही सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से ही सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर में से निकल करके सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य में से होकर के निकलती है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य में से होकर के सिंधु नदी निकलती है। अब पहला भाग हमने देखा ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग जो हम देखेंगे वो कौन सा है? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय हमने पहले भी बताया था कि ये नंगा पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक तलवार नुमा आकृति में ये मुख्य हिमालय स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर इसके एक जो शाखा है, इसकी एक शाखा यहाँ पर हिंदू कुश सुलेमान के रूप में, हिंदू कुश सुलेमान किरथार के रूप में यहाँ पर निकल जाती है और दूसरी शाखा जो है वो यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ अराकान योमा होते हुए और यह है अंडमान निकोबार तक, ऐसा मानते हैं कि इसका दूरस्थ जो सिरा है अंडमान निकोबार द्वीप तक स्थित है। और यहाँ पर जो ये द्वीप है, अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हमें दिखाई देते हैं, ये इन पर्वत श्रेणियों की चोटियाँ है, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, यह बात हमारे मुख्य हिमालय के रूप में समझ में आई। लेकिन हम यह बात करें मुख्य हिमालय में तो यह नंगा पर्वत से नामचा बरवा के रूप में तलवार नुमा आकृति में स्थित यह जो मुख्य हिमालय है, जिसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक रेंज, इन तीनों प्रमुख श्रेणियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। खास बात क्या है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम मोटे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि नवीनतम मोड़दार पर्वत है, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है, मोड़दार पर्वत है और इसकी अभी युवावस्था में है, अभी भी इसकी ऊंचाई लगातार रूप से बढ़ रही है। मुख्य रूप से परतदार चट्टानों में कालखंड टर्सरी काल का है, लेटेस्ट है बिल्कुल, और इसका नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और एक और नई बात जैसे कि मैंने बताई थी,
टेथीस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से ही इसे हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय का जन्म स्थल या गर्भ स्थल किसे कहा जाता है? टेथीस सागर को कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमें देखिए। अब टेथीस सागर के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भारतीय प्लेट थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर बताया गया कि जो भारतीय प्लेट थी ये किस प्रकार से घूमते हुए यूरेशियन प्लेट पर टक्कर लगी, और टक्कर लगने के पश्चात यहाँ पर जो टेथीस सागर था, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो टेथीस सागर था वो ऊपर उठा, और संपीड़नात्मक बलों के कारण यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरीके से तलवार नुमा आकृति में हिमालय की उत्पत्ति हुई। और यहाँ दो अक्ष संघीय स्थिति, ठीक, दो अक्ष नंगा पर्वत और नामचा बरवा, इन दो अक्ष संघीय स्थिति के कारण इसकी आकृति इस प्रकार से हो गई। यह हमारे समझ में आया, और लगातार रूप से ये चीजें चल रही है। वर्तमान में भी इन दोनों प्लेटों का जो खिसकाव है लगातार रूप से हो रहा है, और इस कारण से हिमालय अभी भी ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में भी बढ़ रही है, यह तथ्य अकाट्य है, प्रमाणित हो चुका है। हिमालय का जो उत्थान है वो तीन चरणों में हुआ है, जिसमें पहला जो चरण है वो ओलिगोसिन काल में ग्रेटर हिमालय अर्थात महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। दूसरा है मायोसिन काल में मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, लेजर हिमालय जिसको बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। और तीसरा है ऊपरी प्लायोसिन काल में शिवालिक हिमालय, जो कि लेटेस्ट है, बिल्कुल नया है, उसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि महान हिमालय, इसका दूसरे नाम है हिमाद्री हिमालय या वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। लगातार रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां भी यहीं इसी हिमालय में स्थित है। ये देखने वाली बात है। वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। और एक नई बात क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, कई जगह पर इसको 8850 मीटर भी नए तथ्यों के हिसाब से लिख देते हैं, तो यह भी सही है, और 8848 है वो भी सही है। पहले इसको 8848 था, वर्तमान नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको 50 मान लिया, 8850 मान लिया गया है अनेक जगह पर। ठीक है, तो इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है इसी रेंज में, जो कहां पर है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये भारत में नहीं है, ध्यान कर लेना है, ये माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। हम इसको इस तरीके से हिमालय का वर्गीकरण देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि काराकोरम जो रेंज है, इसके बाद यहाँ पर लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज आगे जा कर के यहाँ पर कैलाश रेंज में मिल जाती है, जास्कर रेंज है, और यहाँ पर ये मुख्य हिमालय की रेंज है, मुख्य हिमालय है। इसके बाद लघु हिमालय है, यहाँ पर ये लघु हिमालय दिख रहा है, और ये शिवालिक हिमालय यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, और आगे जा कर के ये मर्ज कर जाते हैं। तीनों प्रकार के हिमालय आगे जाकर के मर्ज हो जाते हैं, यहाँ साफ तौर पर दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें इसका प्रादेशिक विभाजन, हम आगे देखेंगे यहाँ पर इसका प्रादेशिक विभाजन, तो प्रादेशिक विभाजन में हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये नदियों के आधार पर काटा गया था। ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य दर्रे कौन कौन से हैं, इनको भी हमें देख लेना है। यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, स्क्रीनशॉट लेकर के हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और एक और चीज़ हमें इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि नंगा पर्वत के आगे यहाँ पर इस तरीके से यह है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी नामचा बरवा में आगे जाकर के यहाँ इस तरीके से नीचे की ओर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और ये तलवार नुमा आकृति में इस तरीके से चला जाता है। माउंट एवरेस्ट की स्थिति हम देख सकते हैं कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहीं पर इसी के पास में कंचनजंगा है, जो कि भारत में है। ठीक है, भारत में स्थित है। और यहाँ पर केटू की जो स्थिति है, गोडविन ऑस्टिन हमने देखा यहाँ पर केटू की स्थिति है, जो कि कहाँ पर है? काराकोरम रेंज में है। इस मानचित्र को और एटलस में भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि जो एवरेस्ट है, इस एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। साथ ही नेपाल में इसे सागरमाथा बोलते हैं।
ये नाम भी हमें याद कर लेने हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसके तिब्बत भाषा में और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, यह भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इस श्रेणी में मुख्य बातें क्या है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, पिंडर, मिलान जैसे हिमनद भी यहाँ पर ग्रेटर हिमालय में उपस्थित है, जिनसे विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती है। और भारत में अमूमन तौर पर जो नदियां है वो भारत में पूरे क्षेत्र को, जैसे गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकल करके उत्तरी भारत को सिंचित करते हुए आगे बढ़ जाती है और पूरे उत्तरी भारत को यहाँ पर प्राण देने का कार्य करती है। साथ ही यहाँ पर जो विभिन्न जो दर्रे पाए जाते हैं, इस हिमालय पर्वत श्रेणी में विभिन्न जो दर्रे पाए जाते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ला कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो दर्रे के नाम के साथ में ला लिखा हुआ होता है, तो इनको यहाँ पर कहते हैं। एक और नई बात है कि जो अलग अलग हिमालय होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन हिमालयज के साथ में एक भ्रंश जुड़ा हुआ होता है जिनसे ये अलग होते हैं। भ्रंश होता है जिनसे अलग होता है, जैसे कि एक मकान और दूसरे मकान के बीच में दीवार होती है, दो अलग अलग दीवारें यदि सट करके खड़ी होती है तो बीच में कोई गैप होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक हिमालय की उत्पत्ति, दूसरे हिमालय की उत्पत्ति, तीसरे हिमालय की उत्पत्ति और आगे मैदान, ठीक है, आगे मैदान, इन सब में क्या है, भ्रंश पाए जाते हैं, फोल्ट पाए जाते हैं। उन फोल्ट्स की स्थिति किस प्रकार से है और उनके क्या क्या नाम हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT यहाँ पर पाया जाता है। इस चित्र में हम इसके आसानी से समझ सकते हैं, यह भी हमें याद कर लेना है कि जो एक नंबर है यहाँ पर, ये एक नंबर दिखाई दे रहा है हमें, यह क्या है, यह इंडस सांगपो सचर जोन है, ITSZ, ठीक है। और ये क्या कार्य करता है, यह पार जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करता है। यह जो भ्रंश है पार हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करता है। इसके बाद देखते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन MCT जो है, यह वृहद हिमालय, 2 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है यह भ्रंश। तीसरे नंबर पर है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, ठीक है। यह क्या काम करता है, यह काम करता है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर है हिमालयन फ्रंटल फोन HFF। यह क्या काम करता है, इसका काम है जो हिमालय, दक्षिणतम हिमालय कौन सा रहा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को जो मैदान है उससे अलग करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान कर लेना है, पता होना चाहिए। सीधे तौर पर प्रश्न आ जाते हैं कि लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा भ्रंश पाया जाता है, सीधे तौर पर आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो हमें याद नहीं होता या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है इस बात को, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे तौर पर अनेक एग्जामों में, हर एग्जाम में, लगभग सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमालय बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिमालय से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लघु हिमालय, जो दूसरा है हमारा लघु हिमालय। अन्य जो नाम है हिमाचल हिमालय और मध्य हिमालय इसके दूसरे नाम है, लेजर हिमालय इसको इंग्लिश में बोलते हैं। औसतन यदि ऊंचाई की बात करें तो 3700 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई देखी जाती है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो महान हिमालय है, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय है और लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा, काठमांडू, ये घाटियाँ मिलती है और इन घाटियों में जनजीवन निवास करते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कुछ श्रेणियाँ हैं, लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में, धौलाधर, नाग टिब्बा महाभारत नेपाल में, मसूरी श्रेणी डोक्या और ब्लैक माउंटेन। ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी श्रेणी किस हिमालय की है। मानचित्र में देखने पर हमें आसानी से ध्यान रहेगा और कहाँ पर है ये बात भी हमें ध्यान कर लेनी है। यह प्रश्न अनेकों बार पूछा जाता है कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। आंसर क्या आएगा, नेपाल में स्थित है। लघु हिमालय की एक श्रेणी है महाभारत श्रेणी। इसके बाद देखते हैं हम कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान इन लघु हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल व पयाला या पयार कहते हैं, ठीक है, इन घास के मैदानों को। अब देखने वाली बात है, घास के मैदान मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः,
एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय, एक उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय तो वहां पर पाए ही नहीं जाएंगे। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि मर्ग किस प्रकार के घास के मैदान है, तो आंसर क्या आएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है। साथ में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं, तो यदि इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए तो दैट इज राइट आंसर। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, लगातार रूप से हम इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो घूमने फिरने के जो शौकीन हैं, ठीक है, उन लोगों को ये लघु हिमालय बहुत पसंद आता है। कैसे कैसे पसंद आता है? क्योंकि घूमने वाली सारी जगह, शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी आदि जो स्थान है, जो घूमने फिरने के लिए, भ्रमण करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए, वो ज़्यादातर कहाँ है? इस लघु हिमालय में। कभी जाना आप भी, बहुत अच्छे स्थान है। ठीक है। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली झील के जो निक्षेप है, इन्हें करेवा कहते हैं। और ये जो करेवा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उपजाऊ होते हैं और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो करेवा है, जो कि क्या है? झील के निक्षेप है। जो झील होती है उस झील में जम जाती है, निक्षेप मट्टी से भर जाता है, निक्षेपों से भर जाता है, तो वो स्थान क्या होता है? अत्यधिक उपजाऊ है वहां पर। और क्या नाम से जाना जाता है? करेवा के नाम से जाना जाता है। और केसर की खेती के लिए अनेकों बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि केसर की खेती कहां पर की जाती है, किन स्थानों पर की जाती है? करेवा में की जाती है, बहुत फेमस है। ठीक है। और एक और इसकी विशेष बात क्या है कि यहाँ पर ऋतु प्रवास देखे जाते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि एक ऋतु में एक स्थान पर, दूसरे ऋतु में दूसरे स्थान पर। और वो कौन सी जनजातियाँ करती है? गुज्जर और बकरवाल जो जनजातियाँ है वो वहाँ पर मुख्य रूप से ऋतु प्रवास करती है। सर्दियों में वो नीचे अर्थात जमीन पे मैदानी भागों में आ जाते हैं, और गर्मियों में बर्फ पिघलने के कारण वो ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, जिससे कि आसानी से चारा की प्राप्ति हो सके। ठीक है, इस तरीके से ऋतु प्रवास भी यहाँ पर देखे जाते हैं। तीसरी जो रेंज है वो है शिवालिक। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरी जो रेंज है वो शिवालिक हिमालय। ये सबसे लेटेस्ट है और सबसे दक्षिण में है। ठीक है। इसके अन्य नाम कौन से हैं? उप हिमालय है, बाह्य हिमालय है और निम्न हिमालय है। ठीक है, इसके दूसरे नाम माने जाते हैं। ऊंचाई 500 से 1500 मीटर, मात्र 500 से 1500 मीटर है, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है। चौड़ाई भी मात्र 10 से 50 किलोमीटर भी पाई जाती है। खंडित है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पर जानी जाती है, खंडित श्रेणियाँ पाए जाने के कारण। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में दूधवा धांग, नेपाल में चूड़िया घाट, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी आदि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाती है शिवालिक रेंज। इसकी भी एक विशेष बात क्या है कि लघु हिमालय, इसके उत्तर में कौन सा है? लघु हिमालय है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो स्थान है, जो घाटियाँ है, वो दून कहलाती है पश्चिम में, और पूर्व में कहलाती है द्वार। जैसे कि कोटलिपुत्र दून, पाटली दून, और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार, निहंग द्वार। ठीक है, यहाँ पर देहरादून भी कह सकते हैं। ठीक, नाम रखे जाते हैं स्थानीय लेवल पर। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हिमालय प्रदेश तथा पंजाब में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है। ठीक है, चोस कहा जाता है। यहाँ पर मानसून के दौरान अस्थायी धाराएं निकल जाती है, क्योंकि कभी कभी बरसात होती है। भारत में मानसून के द्वारा ही मुख्यतः बरसात होती है, और मानसून मुख्यतः साल भर में 3 से 4 महीने ही आता है। और उस दौरान यहाँ पर धाराओं का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? चोस कहा जाता है। ये ध्यान करने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं, पहला हमने देखा ट्रांस हिमालय, दूसरा देखा हमने मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, तीसरा हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये वैसे तो हिमालय का ही एक विस्तार है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। अब इसके बात करें तो भारतीय और बर्मा प्लेट के अभिसरण से निर्मित हुई थी। मैंने बताया था कि किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो यूरेशियन प्लेट से मुख्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, और बगल में पूर्व में जो बर्मा की जो प्लेट थी, उस पूर्व में बर्मा की प्लेट से इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। आंतरिक जो चट्टानों की स्थिति भी अलग प्रकार की है मुख्य हिमालय से, इस वजह से इनका अध्ययन भी हम अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है चेरापूंजी और मौसिनराम, वो भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, इस वजह से गहन वनस्पति और जैव विविधता से ये युक्त क्षेत्र है। ठीक है, बहुत सारे हॉट स्पॉट भी यहाँ पर मिलते हैं। 36 हॉट स्पॉटों में यहाँ पर ये सम्मिलित है। जो विश्व के 36 हॉट स्पॉट है, तप्त स्थल है, उनमें से भी ये है पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट के रूप में यह सम्मिलित है।
साथ ही इसकी बेसिक मोनोलिस बेसिन जो मिजोरम है उसका नाम है मोलेसिस बेसिन। यह क्या है, असंगठित चट्टानी अवसादों से बना बेसिन है और घाटी है एक तरीके से, ठीक है। यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर देखी। इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो हम देख सकते हैं मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, दाफला हिल्स, ये कहाँ पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये हमें ध्यान कर लेना है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछ सकता है कि दाफला हिल्स किस राज्य में स्थित है, सीधे तौर पर पूछ सकता है। मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 जनजातियों के भी नाम है और यहाँ पर पहाड़ियों के भी नाम है और इनकी कल्चर भी बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग है, गारो, खासी और जैंतिया। इसके बाद हम बात करें तो पटकाई बूम भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम बात करें नागालैंड में नगा हिल्स है, ठीक है, नगा हिल्स है। बरेल रेंज भी यहाँ पर एक नागालैंड और असम में के मध्य स्थित यहाँ पर है। इसके बाद मणिपुर हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो मिजोरम में लुशाई हिल्स यहाँ पर मिजोरम में स्थित है। तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पूरा प्रदेश है, जैव विविधता से युक्त है, अत्यधिक वर्षा से युक्त है और यह जो प्रदेश है यह पूर्वोत्तर के रूप में हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और काफ़ी सुंदर प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत पूर्वी हिमाचल की मिशमी, पटकोई, नागा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि पहाड़ियाँ स्थित है। और हम बात देखते हैं डाफा बाम मिशमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिशमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डाफा बाम। इसी तरीके से नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती है। ये सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान कर लेना है हमें इन चीज़ों के बारे में। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमने जो अभी तक विभाजन किया वो विभाजन लगातार रूप से एक पैरेलल विभाजन था, समानांतर विभाजन था, जो कि निर्माण की अवस्थाओं को हमें भी बतलाता है हिमालय की। अब जो हम आगे विभाजन करेंगे, इस सिडनी बुराड़ जो महोदय थे उन्होंने इसका विभाजन किया था और प्रादेशिक रूप से इसका विभाजन उन्होंने किया था। और यह इस विभाजन की मुख्य बात क्या है कि यह जो विभाजन हुआ यह नदियों के आधार पर हुआ, ठीक है। यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक कश्मीर हिमालय नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम पंजाब हिमालय भी है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद देखते हैं सतलज हिमालय से सतलज नदी से काली नदी, इनके मध्य जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। यहाँ काली नदी से तिस्ता नदी तक, ये चूंकि पूरा क्षेत्र नेपाल का है इसलिए इसे नेपाल हिमालय का नाम दिया गया। और तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र या दिहांग, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है, दिहांग, तो वहां तक ये जो क्षेत्र है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से प्रादेशिक विभाजन भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो सिडनी बोराड महोदय ने इस प्रकार से विभाजन किया था। पूछा जा सकता है कि भारत का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किसने किया था, मुख्यतः तो सिडनी बोराड ने किया था अंग्रेजों के समय में। इसे बात करें कश्मीर हिमालय की तो पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय भी इसका नाम दिया जाता है। और यह जो भाग है सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य स्थित है, 560 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता जाता है, लगातार रूप से ऊंचा बना हुआ रहता है। दूसरा जो हम बात करें कुमाऊं हिमालय का, यह सतलज नदी से काली नदी तक था और इसकी दूरी है 320 किलोमीटर। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो प्रमुख हिमनद और चोटियाँ जो है वो नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे प्रमुख चोटियाँ है, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे यहाँ पर प्रमुख हिमनद है। और इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है किसकी, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। यह बिल्कुल याद कर लेना है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तिस्ता नदी के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूरा भाग कहाँ है, नेपाल में स्थित है। और हिमालय की चौड़ाई है यहाँ पर अत्यंत कम हो जाती है, परंतु ये हिमालय का सर्वोच्च भाग है। दुनिया के सबसे ऊंचे जो चोटियाँ है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि जो चोटियाँ है वो यहीं पर ही पाई जाती है, लेकिन सकड़ा है, चौड़ाई कम है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि यहाँ पर सभी यहाँ पर स्थित है।
काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और लास्ट है असम हिमालय, जो कि तिस्ता से दिहांग, दिहांग का दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिस्ता से दिहांग नदी के बीच में लगभग 720 किलोमीटर की दूरी पर, और वापस से यहाँ पर भी इसकी जो ऊंचाई है लगातार रूप से कम होने लगती है, चौड़ाई भी कम होने लगती है और ऊंचाई भी कम होने लगती है। प्रमुख जो चोटियाँ है नामचा बरवा, कुल्ला कांगड़ी, चोमोलारी या जोमोलारी और पोहनी, ये प्रमुख यहाँ की चोटियाँ स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हिमालय के बारे में जाना। अगली क्लास में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।